हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे साथ। आपके कमेंट्स, सुझाव और आपके सजेशंस हमें लगातार मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड once again, today we are going to talk about something which has been in the news for last so many weeks and especially last so many days. Generated a lot of controversy, generated a lot of attention. We'll talk about ICICI Securities and ICICI Bank. The delisting of ICICI Securities is something which has been in the news for quite some time. But once again, thank you so much for your great response so far to some of our work which we are doing. एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, दोबारा आपको एक बार हाईलाइट करेंगे कि आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कोई भी ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं कि हम उसको कवर करें, प्लीज़ लेट अस नो। एंड जो आपको अगर कंटेंट समझ में आ रहा है या फिर किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी है, प्लीज़ लेट अस नो विदाउट एनी हेजिटेशन। शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमें अपने सुझाव और अपने फीडबैक लगातार भेजते रहें। सो लेट्स कम टू द टॉपिक नाउ. What we have seen in last few days is something which has happened with ICICI Securities. ICICI Securities is the firm which has been in the news for quite some time. और ये एक it's a brokerage arm of ICICI Bank. As you know, ICICI Bank is a very large, the largest private sector bank in India, and ICICI Securities is also something which has been in the business for a long while. और अभी पिछले जून में ICICI बैंक ने इसको डीलिस्टिंग करने का एक प्रपोजल शेयर होल्डर के सामने रखा। डीलिस्टिंग बेसिकली क्या होती है? सिंपल भाषा में जैसे आप IPO करते हैं, कंपनी को लिस्ट करते हैं, उसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है डीलिस्टिंग। तो कंट्रोवर्सी क्या थी और क्या टॉपिक्स डिस्कशन जो हम करेंगे आज, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका है समझने का कि कैसे मौक़ों पर डीलिस्टिंग की बात चलती है और क्या शेयर होल्डर उस टाइम कर सकते हैं सो दैट दे गेट अ फेयर प्राइस फॉर व्हाट दे होल्ड. द कंट्रोवर्सी विच यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन कि बहुत सारे ICICI बैंक ऑफ कोर्स जो कि ये कह रहा है कि ICICI सिक्योरिटीज़ को डीलिस्ट कर दें और इसमें एक इंटरेस्टेड पार्टी है. ऑफ कोर्स दे आर द मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, बट इट्स देयर प्रपोजल. इस ICICI बैंक्स प्रपोजल कि ICICI सिक्योरिटीज़ को डीलिस्ट किया जाए. और कंट्रोवर्सी थी इस बात पे थी कि बहुत सारे जो रिटेल शेयर होल्डर हैं उनको फ़ोन आ रहे थे ICICI बैंक के एम्प्लॉयज़ की तरफ से. ऑफकोर्स ये वेरीफाइड नहीं है, ये एक न्यूज़ फ्लो के बेसिस पे हम कह रहे हैं. एंड दीज आर द थिंग्स विच ऑफकोर्स रेगुलेटर टेक अ वेरी स्ट्रिक्ट व्यू ऑफ ऑल दिस. एंड ये कंट्रोवर्सी काफ़ी बड़ी हो गई. और इसका मुख्य रीज़न ये था कि जब कभी भी इस तरह की बात की जाती है कि यहाँ पर हम एक ऐसे कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक इंटरेस्टेड पार्टी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है रिटेल शेयर होल्डर को. तो ऑफ कोर्स वो इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर हैं, जो बड़े शेयर होल्डर हैं, उनको तो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, बट रिटेल शेयर होल्डर को अगर बैंक के एम्प्लॉयज़ फ़ोन कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं इट्स अ मैसिव थिंग. सो ये कुछ एक न्यूज़ फ्लो जो कैप्चर किया है पिछले हफ्ते का है, और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंट्रोवर्सी रप्ट हुई है और किस तरह से लोगों ने इसके बारे में बात की है. तो आज हम किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे? पहली बात तो ये डीलिस्टिंग है ICICI सिक्योरिटीज़ की. दूसरी बात ये कि ये कंट्रोवर्शियल क्यों है, और तीसरी बात इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने कैसे डिफरेंट व्यू लिया है. कुछ लोग बोल रहे हैं कि अच्छा है, कुछ लोग बोल रहे हैं खराब है. तो ऐसा क्यों हुआ है और इससे हम क्या सीख सकते हैं? बट सबसे पहले एक ट्रिविया है, ये क्विज है. आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही है, आप जानते हैं कि कौन है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे और इस टॉपिक के लिए क्या रेलेवेंस है तब आपको समझ में आएगा. सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन विच इज़ ऑन ICICI सिक्योरिटीज़. ये स्टॉक चार्ट है. करीबन आज से 6 साल पहले ये कंपनी लिस्ट हुई थी और आप देख सकते हैं कि स्टॉक प्राइस कुछ बहुत खास परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है आपको ओवर 6 ईयर टाइम फ्रेम. पिछले मई में जब ये पिछले जून में जब ये प्रपोजल आया कि इसको डीलिस्ट किया जाएगा, तब से काफ़ी स्टॉक में इंटरेस्ट आया. और उसको हम सही पैमाना नहीं मान सकते कि वाई दैट शुड बी सीन एज द रियल इंटरेस्ट, बिकॉज whenever something which is like a merger, acquisition, delisting, all these kind of events happen, a lot of investors get interested because they want to play that event.
So it's nothing related to fundamentals, it's nothing related to the other important parameters which we look at जब हम स्टॉक को evaluate करते हैं, बट ये मोटा मोटी एक्शन आपको देखने को मिला पिछले 8-9 महीने में। और जैसा कि मैं कह रहा था कि ये पिछले साल भर का प्राइस चार्ट है। साल भर के प्राइस चार्ट में आप देखें कि जो स्टॉक काफ़ी ठंडा था, ऑलमोस्ट डूइंग नथिंग, बट जून के बाद थोड़ा सा लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा और लोगों ने इसको खरीदना शुरू किया। और ये जो चीज़ थी वो कंटिन्यू की, क्योंकि कुछ एक लोगों का ऐसा मानना था कि जो प्राइस बैंक ऑफर कर रहा है इस फॉर्म के लिए, जो आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के लिए जो ऑफर कर रहा है वो उचित नहीं है, उससे ज़्यादा मिलना चाहिए। एंड डीलिस्टिंग होती क्यों है? बेसिकली कई बार क्या होता है कि कई सारे ओनर्स को ऐसा लग सकता है कि उनका जो स्टॉक है वो फेयरली वैल्यूड नहीं है। मतलब ये कि स्टॉक मार्केट उनको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा है कि उनके बिजनेस में कितनी दम है, उनके बिजनेस में कितनी अच्छाई है। तो वो बोलते हैं कि भाई ये जो डेली बेसिस का झंझट है कि भाई आपको बहुत सारे नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं जब आप लिस्टेड कंपनी होते हो, तो क्यों फॉलो किए जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे स्ट्रैटेजिक डिसीजंस के लिए आपको एक बड़ा लंबा टाइम फ्रेम रखना पड़ता है। और उस टाइम पे क्या होता है, एज ए लिस्टेड कंपनी आपको हर 3 महीने में रिजल्ट निकालने हैं, क्वार्टरली परफॉर्मेंस दिखानी है, तो कई बार कई सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये उचित नहीं है उनके लिए और वो कंपनी को डीलिस्ट करना शुरू कर सकते हैं, वो प्रोसेस चालू कर सकते हैं। तो ये जो केसेस यहाँ पर हो रहे थे उसमें ये था कि आईसीआईसीआई बैंक का ही कहना था कि सिक्योरिटीज मतलब ब्रोकरेज बिजनेस जो है वो एक काफ़ी सिक्लिकल बिजनेस है, मार्केट में एक्टिविटी है, आईपीओज हो रहे हैं, ट्रेडिंग हो रही है, तो डेफिनेटली ब्रोकरेज के लिए फायदा है। बट जब मार्केट थोड़ा ठंडा हो जाता है, आईपीओज नहीं होते, तो बहुत सारे बिजनेसेस पे असर पड़ता है और उसमें ब्रोकरेज बिजनेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। तो आईसीआईसीआई बैंक का कहना ये था कि भाई हम एक फेयर प्राइस दे रहे हैं लोगों को और हम इस कंपनी को अपने साथ मिलाना चाहते हैं और इसको पूरी तरह से 100% होली ओन्ड सब्सिडरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो कि लिस्टेड कंपनी है जहाँ पर कि अदर इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। एंड दिस इज व्हाट द प्रपोजल वाज इन द मंथ ऑफ जून 2023। देन व्हाट वाज द अरेंजमेंट। तो जब कभी आप किसी चीज़ को डीलिस्ट करेंगे तो आपको जो शेयर होल्डर है उन्हें कुछ ऑफर करना पड़ेगा, या तो आप कैश देंगे या किसी दूसरी कंपनी के शेयर देंगे। तो यहाँ पर बैंक ने बोला कि जिन किसी के पास भी अगर 100 शेयर्स हैं तो उनको हम 67 शेयर्स, लगभग 2/3 रेशो में आपको वो शेयर दे देंगे आईसीआईसीआई बैंक का। और इन्होंने ये भी बोला कि ये बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि जो आईसेक मतलब आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को शॉर्ट फॉर्म में आईसेक बोलते हैं, आईसेक के जो शेयर होल्डर है उनके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उनको एक बहुत बड़े बैंक में बड़े रोबस्ट और काफ़ी सारे डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट रखने वाले बैंक में एक शेयर होल्डिंग मिल रही है। अब बात ये आती है कि और क्या लॉजिक था। तो उन्होंने बोला कि एक सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे बिजनेस को हम ज़्यादा अच्छी तरह से चला पाएंगे और ज़्यादा अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे, और ये शेयर होल्डर के लिए भी अच्छा है क्योंकि आईसेक के शेयर होल्डर्स को शेयर मिल रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक में। अब ये बात आती है कि और सारे एक्सपर्ट लोग काफ़ी होते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट शायद आपने सुना होगा, एक होती है प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म। प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म बेसिकली ये होती है जब कभी प्रपोजल कोई आता है शेयर होल्डर के सामने, तो कंपनीज में जैसे कई बार ऐसा होगा कि आपको देखने को मिलेगा कि भाई इस प्रमोटर की या इस ओनर की या इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दीजिए या इनको इनकी सैलरी बढ़ा दीजिए। तो कई बार इस तरह के प्रपोजल्स आते हैं। तो वो प्रपोजल्स के बारे में जो एक इंडिपेंडेंट राय रखती है जो फर्म, प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म होती है। प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म इन्वेस्टर को गाइड करती है कि आपको क्या करना चाहिए। इस केस में स्पेशली आईसेक के डीलिस्टिंग के केस में प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म जनरली पॉजिटिव थे। उन्होंने बोला कि डीलिस्टिंग एक अच्छी चीज़ है और ये इन्वेस्टर को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आईएएस है या फिर और भी 3-4 यहाँ पर जो आप स्क्रीन पर नाम देख रहे हैं, ये सब प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म ने बोला कि भाई डीलिस्टिंग इज अ गुड आइडिया, और आप एज अ इन्वेस्टर अगर आप आईसेक में शेयर होल्डिंग रखते हैं तो आप अपने ऑप्शन को कंसिडर करिए और आप डीलिस्टिंग को सपोर्ट करिए। एक बहुत बड़ी चीज़ हुई कि नॉर्जिस बैंक, ये नॉर्जिस बैंक क्या है, एक सोवरेन वेल्थ फंड है नॉर्वे का। नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है यूरोप में, और इनके पास एक बहुत बड़ा सोवरेन वेल्थ फंड है। सोवरेन वेल्थ फंड मतलब गवर्नमेंट उस फंड को ओन करती है और गवर्नमेंट उसको चलाती है। जनरली प्रोफेशनल चलाते हैं, लेकिन जो शेयर होल्डिंग है और जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास होती है। और भी कई तरह के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपने शायद सुना होगा एक GIC ऑफ सिंगापुर है, या फिर सऊदी का एक PIF है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, या फिर एक बहुत बड़ा अबू धाबी का एक फंड है, आडिया या मुबादला। तो ये सब सोवरेन वेल्थ फंड है। तो एक सोवरेन वेल्थ फंड नॉर्जिस बैंक, जो कि नॉर्वे का सोवरेन वेल्थ फंड है, उन्होंने बोला कि ये एक अच्छी चीज़ है, डीलिस्टिंग इज अ गुड आइडिया एंड दे वर होल्डर्स। आईसेक में उनके शेयर होल्डिंग थी काफ़ी सिग्निफिकेंट, और उन्होंने बोला कि हम सपोर्ट करेंगे इस चीज़ को।
कुछ एक लोग, जैसे कि एक न्यूज़ थी जिसमें बोला गया कैल्पस, जो कि कैलिफोर्निया का एक रिटायरमेंट फंड है, उन्होंने बोला कि भाई ये ठीक नहीं है, ये अनफेयर है और इसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ने इन जनरल इस चीज़ को अपोज किया। तो उनका कहना ये था कि डीलिस्टिंग उनके लिए नुकसानदायक है और उनके लिए नुकसान हो रहा है, और जो बैंक उन्हें ऑफर कर रहा है वो पर्याप्त नहीं है। तो ये जो बेसिक नंबर था 67 शेयर्स ऑफ आईसीआईसी बैंक फॉर एवरी 100 शेयर ऑफ आईसेक, ये उनको पसंद नहीं आया। दे वांटेड मोर एंड दे थॉट कि ये अनफेयर है जो बैंक उन्हें ऑफर कर रहा है। लेकिन एक बहुत याद दिलाना चाहेंगे ये चीज़ की, ये जितने भी सब नंबर्स होते हैं सब काफ़ी सारे कैलकुलेशंस और काफ़ी सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद बनाए जाते हैं, और रैंडमली आउट ऑफ थिन एयर ये डिस्कवर नहीं किए जाते। और एक बहुत बड़ा इनका एक प्रोसेस होता है जो कि इसको अप्रूवल करना पड़ता है बहुत सारे जगह पर, और फाइनली तब वो नंबर ऑफर किया जाता है। तो काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्वेस्टर की राय जो थी वो, कि स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर की, कि ये पर्याप्त नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है। अब बारी आती है कि उसके बाद जून के बाद से, जून 2023 के बाद से लोग क्यों खरीद रहे थे इसको। तो कई लोगों का ये मानना था कि शायद ये डीलिस्टिंग का जो प्रपोजल है वो डिफीट हो जाएगा, मतलब डीलिस्टिंग का प्रपोजल जो है वो पास नहीं होगा। अब आप पूछ सकते हैं कि भाई आईसेक तो इतना बड़ा शेयर होल्डिंग आईसीआईसी बैंक का उसमें था, तो कैसे डिफीट हो जाएगा, क्योंकि आईसीआईसी बैंक तो सपोर्ट करेगा उसको। लेकिन उनके पास ये वोटिंग का ऑप्शन नहीं था। सिर्फ इन्वेस्टर जो थे पब्लिक साइड में, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हो या रिटेल हो, उन्हीं को वोट करने की ऑप्शन थी। आईसीआईसी बैंक वोट नहीं कर सकते। तो अब उन्होंने क्या किया कि ये जो चीज़ थी, कई सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि जब भी इस तरह का कुछ एक्शन होता है कि भाई मैंने जैसे बोला M&A है, या फिर मर्जर्स एंड एक्विजिशन जो होता है, या फिर कोई और कंपनी किसी दूसरे में हिस्सेदारी खरीद रही होती है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, कभी बाद में बात करेंगे उनके बारे में, जैसे ओपन ऑफर या वो सब। तो इस केस में स्पेशली जो एक्शन था वो ये था कि डीलिस्टिंग शायद विल नॉट गो थ्रू, मतलब ये कि डीलिस्टिंग का प्रपोजल जो है वो डिफीट हो जाएगा, वो पास नहीं होगा। और इसको काफ़ी सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे, वो लोग इसको प्ले कर रहे थे, तो काफ़ी सारे लोग खरीद रहे थे। जैसे आपने चार्ट में भी देखा कि जून के बाद से चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और एंड अभी 3 दिन पहले जो फाइनल वोटिंग के रिजल्ट्स आए, और जो स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट किया आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ ने, आईसेक ने, वो ये बोला कि हमारा प्रपोजल पास हो गया। और स्पेशली इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स ने इस प्रपोजल को बहुत अच्छे से बैकिंग दी, बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। और अपोजिशन तो था रिटेल इन्वेस्टर का, लेकिन उनके पास संख्या इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो अल्टीमेटली जो वोटर की राय है, इज नॉट लाइक अ इलेक्शन जहाँ पे हर किसी को इक्वल वोटिंग राइट्स है। ऐसा नहीं है, जिसके पास जितनी शेयर होल्डिंग है उसके पास उतने वोटिंग राइट्स है। तो जो बड़े इन्वेस्टर थे, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे, उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया, और चूंकि उनके पास होल्डिंग ज़्यादा थी, इसलिए उनके पास वोट्स ज़्यादा थे। और जो लार्ज इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप है, उनके सपोर्ट की वजह से प्रपोजल को सफलता मिली, प्रपोजल सक्सेस हुआ, और डीलिस्टिंग विल गो थ्रू, मतलब डीलिस्टिंग होगी। अब बात आती है कि हम दोबारा वापस जाते हैं समय में, देखते हैं कि जब ये प्रपोजल नहीं आया था उस टाइम हमें क्या नजर आता है। तो अगर हम देखें एक नंबर में जो पहले डिस्कस किया, 67 शेयर्स ऑफ आईसीआईसी बैंक फॉर एवरी 100 शेयर्स ऑफ आईसेक। और अगर आप इस प्रपोजल के आने से पहले अगर इस चीज़ को ऑब्जर्व करें, तो आप देखेंगे कि ये जो नंबर आपको यहाँ दिख रहे हैं, जो शेयर प्राइस चार्ट आईसेक का दिख रहा है, इसको आप जून से पहले देखिए। जून से पहले में आपको दिखेगा कि 600-500 रुपये इस तरह का प्राइस, और अगले स्क्रीन पे आपको यहाँ दिखेगा कि आईसीआईसी बैंक जो है वो उसका प्राइस। तो आईसीआईसी बैंक का जो प्राइस है आपको 1000-1100 के आसपास दिख रहा है। तो अगर आप, न्यूज़ जब आई तो उसके बाद सिचुएशन अलग थी, लेकिन न्यूज़ आने से पहले अगर आप देखें कि अगर किसी फंडामेंटली इन्वेस्टर को ऐसा लग भी रहा था कि ये अंडर प्राइस्ड है या चीप है, तो उस टाइम वो खरीद सकते थे। लेकिन जब प्रपोजल आ गया तो उसके बाद ये कहना शायद उतना वैलिड नहीं है, बिकॉज एक नंबर डिसाइड हो गया है। और अगर आप खबर आने से पहले और न्यूज़ आने से पहले, जो जून से पहले की स्थिति थी, अगर आप कंपेयर करें दोनों आईसीआईसी बैंक और आईसेक के स्टॉक प्राइस को, तो आपको लगेगा कि 67 to 100 is a fair number. It's a number which was doing justice to आईसेक shareholders. And यहाँ पर ये याद रखना बहुत जरूरी है, हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं कि किसी भी न्यूज़ को आने के बाद एक एनालिसिस जो होता है, और किसी की न्यूज़ आने से पहले जो एनालिसिस होता है, उसमें काफ़ी फर्क होता है। आप किसी भी समय पर जब एनालिसिस कर रहे होते हैं, जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होती है उसके आधार पे आप एनालिसिस करते हैं। कोई नई इन्फॉर्मेशन आई, कोई नया इन्फॉर्मेशन डेवलपमेंट हुआ, तो वो इन्फॉर्मेशन आपने जब तक उस प्राइस में या जब तक उस कंसिडरेशन में नहीं आपने एज्यूम की हुई है। तो ये फ़र्क है दोनों। जब वो न्यूज़ आया कि डीलिस्टिंग होगी, उससे पहले क्या स्थिति थी, किस तरह के शेयर प्राइस आईसेक और आईसीआईसी बैंक के थे, और क्या 67:100 फेयर रेशो था, वो अगर आप देखेंगे तो शायद कुछ हद तक था, बिकॉज उस टाइम
जो शेयर प्राइस दोनों स्टॉक्स का देख रहा था वो जस्टिफाई कर रहा था कि वो नंबर काफ़ी ठीक ठीक है। अब स्टॉक प्राइस जो सजेस्ट कर रहा है वो ये बता रहा है, जैसे हमने बात की, कि एक और भी चीज़ हम देखेंगे कि जनरली जो लोग जब बात करते हैं तो इसमें ये होता है कि कभी भी जब कभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स हैं या फिर जो इन्वेस्टर हैं वो सब भी इस मूव को सपोर्ट कर रहे थे। और ये यहाँ पर हम हाईलाइट करेंगे कि जनरली अगर उन लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि फेयर रेशो है तो कुछ हद तक उनकी बात में भी कुछ वैलिडिटी रही होगी। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द की मैसेज हियर। एट द एंड ऑफ द डे रिटेल इन्वेस्टर्स डोंट हैव मच सी in how important decisions are being taken. So these decisions will always be taken by either the promoters, owners, or the dominant shareholders or the large shareholders. And these are the shareholders जो कि बहुत important होते हैं क्योंकि उनके पास होल्डिंग ज़्यादा होती है और वो होल्डिंग ज़्यादा होने की वजह से वोटिंग राइट्स ज़्यादा रखते हैं। और जब ऐसा कभी होता है तो इस चीज़ को हम हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि ये हम इस चीज़ को कंसिडर करें कि जो एज अ रिटेल शेयर होल्डर हम जो भी खरीद रहे हैं स्टॉक या जो हमारे पास है होल्डिंग, उसमें जब कभी कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा तो शायद हमारा कोई बहुत ज़्यादा सी नहीं रहेगा, हमारी कोई बहुत ज़्यादा व्यू या ओपिनियन मैटर नहीं करेगी, क्योंकि प्रमोटर, ओनर और जो इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर है वो ज़्यादा ओन करते हैं चीज़ें, तो इसलिए उनके पास वोटिंग राइट्स ज़्यादा है। जो फेयरनेस की बात है स्वैप रेशो की, जो आईसेक और आईसीआईसी बैंक के केस में थी, तो आप देख सकते हैं कि वो हमेशा हर किसी को ये मैक्सिमाइज करने का वैल्यू इंटेंशन रहता है। और ये उस टाइम पे अगर आप देखें कि शेयर प्राइस जो हमने पहले डिस्कशन किया, शेयर प्राइस न्यूज़ आने से पहले क्या थे दोनों स्टॉक्स के, उस हिसाब से शायद ये अच्छा रेशो था, अच्छा एक डील था आईसेक के शेयर होल्डर्स के लिए। कंट्रोवर्सी फिर क्या थी इस चीज़ में? कंट्रोवर्सी ये तो थी कि क्या रिटेल शेयर होल्डर्स कंफर्टेबल है उस स्वैप रेशो पर जो 67:100 है, या फिर दूसरा कारण सबसे बड़ा ये था कि ऐसा whether it was right or wrong or whether it was just a perception कि ICICI Bank was trying to unduly influence the retail shareholders, and जो unduly influence करने वाला प्रॉब्लम था वो रिटेल शेयर होल्डर के साथ जो कोशिश की जा रही थी वो एक कंट्रोवर्सी का एक बहुत बड़ा रीजन बना, और उस कंट्रोवर्सी की वजह से ही शायद ये इतना भी न्यूज़फुल जो आपको देखने को मिला। एंड इट्स अ प्रोसेस विच इज लाइक, अगर आप देखें कि डीलिस्टिंग का प्रोविजन है प्रोवाइडेड आप जो शेयर होल्डर उनको एक फेयर डील ऑफर करें, और ये फेयर डील जब सब कुछ ठीक था, सब कुछ चीज़ें प्रोसेस के हिसाब से हो रही थी, तो ये कोई ज़रूरत नहीं थी कि इस तरह की कंट्रोवर्सी की ज़रूरत पड़े, इस तरह की कंट्रोवर्सी का कोई रीज़न हो, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि आईसीआईसी बैंक being a dominant shareholders was trying to unduly influence the retail shareholders, and that was not right, that was not proper. Ideally अब हम वापस आते हैं अपने की जो हमने पहली इमेज दिखाई थी। शायद पहला फोटो बहुत लोगों को ना भी पता हो, लेकिन दूसरा जो इमेज दिख रहा है वो जरूर समझ जाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये जो फोटो है वो माइकल डेल की है। माइकल डेल की फोटो यहाँ पर उसकी क्या रेलेवेंस है? माइकल डेल ही वाज द फाउंडर एंड सीईओ, ही स्टिल इज, ऑफ डेल टेक्नोलॉजीज। और आप डेल तो आपने सुना ही होगा, जो अपने पर्सनल कंप्यूटर्स अगर आपने यूज़ किए हैं तो उस कंपनी को डेफिनेटली आपने कभी सुना होगा, और ये बहुत पॉपुलर ब्रांड है डेल। तो हुआ क्या था यहाँ पर, ये क्यों हम उनके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्यों डेल के बारे में बात कर रहे हैं इस कंटेक्स्ट में? इसलिए कि आज से लगभग 10 साल पहले एक सेम ट्रांजेक्शन डीलिस्टिंग का किया गया था, जो कि माइकल डेल, उनकी कंपनी थी डेल, और वो उस कंपनी को डीलिस्ट करना चाहते थे, क्योंकि उनका कहना यह था कि काफ़ी सारे स्ट्रैटेजिक डिसीजंस वो लेना चाहते हैं, वो शायद नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज कंपनी लिस्टेड है, और एक शेयर होल्डर्स का अनड्यू प्रेशर उनके ऊपर है कि रिजल्ट दिखाइए, क्वार्टरली परफॉर्मेंस अच्छा रखिए। तो ये लगभग आज से 10 साल पहले $25 बिलियन के आसपास की वैल्यू पर माइकल डेल जो प्रमोटर हैं और ओनर है, और उन्होंने सिल्वर लेक पार्टनर्स के साथ मिलकर ये डीलिस्टिंग की थी। और आज ये काफ़ी सक्सेसफुल एग्जाम्पल है। सक्सेसफुल एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है in terms of how Michael Dell was envisioning this thing will play out. उस टाइम भी काफ़ी लोग अपोज कर रहे थे, डेफिनेटली एक बहुत एक्टिविस्ट इन्वेस्टर है, शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना हो, कार्ल लिकान was majorly against this idea that डेल को डीलिस्ट किया जाए, और ये बस saying कि जो इन्वेस्टर को डील मिल रही है, जो पैसे मिल रहे हैं, जो कैश मिल रहा है वो बराबर नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो कम है। तो उस सब के बावजूद फाइनली डीलिस्टिंग वेंट थ्रू, एंड लास्ट 10 years the results have proven that it was a very successful example. अब एक बार फिर आपको याद दिलाएंगे कि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन या किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस हम यहाँ पे नहीं देते हैं। ये
इशू था जो कि काफ़ी न्यूज़ में था और हमने सोचा कि इसको कवर करें। आईसेक का जो डीलिस्टिंग का न्यूज़ था उसके ऊपर, तो हमने उसको कोशिश की है। आपको वीडियो पसंद आता है या अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें लिखें, और इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कंटेंट को लाइक करेंगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स से ज़्यादा लाइक्स इस चीज़ पर मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी शीघ्र ही किसी और टॉपिक पर, किसी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।